एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारी नेक्स्ट यूनिट को कि क्या कहती है भाई ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। यूनिट नंबर जो हमारी 11 है MCO 05 की। देखो हमने MCO 05 के ना 9 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर विजिट करेंगे, ये देखो ऊपर दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपको इजिली चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सीधा MCO 05 की वीडियो में प्लेलिस्ट मिलेगी, जाकर देख लेना। आपको ये सभी चैप्टर आपको वहां पर वीडियो लेक्चर के साथ प्रोवाइड कर दी, ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर दैट मींस नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहती है। सिंपल है, यहां से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें हैं और जो क्वेश्चन आता है ना आपका सबसे ज्यादा आता है कि आपके एक तो डिफरेंस पे आता है कि भाई एस्टिमेट कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। फिर आता है बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बीच में जो बजटिंग है, बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो डिफरेंस है उसके बारे में आता है। एडवांटेज एंड लिमिटेशन देन ऑब्जेक्टिव कहाँ गए भाई, ये ऑब्जेक्टिव, यहां से क्वेश्चन आपका बनकर आता है, ठीक है। अच्छा, तो अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझने के लिए अब पहले आपको ये पता आना चाहिए कि ये चैप्टर हर बार हम ये डिस्कस करते हैं कि जब भी हम कोई चीजें नहीं डिस्कस कर रहे हैं ना उसके अंदर वो चीजें आई क्यों है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया क्यों है। रीजन ये है कि क्योंकि फर्म के अंदर ना आपके पास दो तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट को रिडक्शन करना होता है। कंट्रोल करना और रिडक्शन करने में फर्क क्या है पहले हम इसको समझेंगे, देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसका पार्ट है, स्टैंड कॉस्ट को कंट्रोल करने का पार्ट है या कॉस्ट को रिड्यूस करने का पार्ट है। सुनो भाई, स्टैंड कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि आप इस तरीके की टेक्निक लगाएंगे जिससे कि आपका जो टोटल कॉस्ट है ना वो कम हो जाए। दैट मीन्स कि आपकी इंटेंशन ये है कि आप कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस के लिए आप किसी चीज की कॉस्ट क्या करना चाह रहे हो, कम करना चाह रहे हो। उसके लिए आपने एक लेवल सेट कर दिया कि भाई मेरा जो खर्चा है 5,000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, टेक्निक यूज टू मेंटेन द कॉस्ट एज पर देयर इज अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। प्री डिटरमाइंड दैट मींस काम शुरू होने से पहले जब हम किसी चीज को निर्धारित कर देते हैं उसे बोला जाता है प्री डिटरमाइंड। और स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया कि आपकी एक लिमिट हो गई है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, इफेक्ट ऑन द क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हाँ जी, जब मैं टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में बात की जा रही है, मैं इसकी कम करने के बारे में बात की जा रही है। कॉस्ट कैसी की जा रही है कम, कि जब मैं कंट्रोल कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को बढ़ा रही हूँ तो वहां पे ये बोला जाता है कि भाई आपकी क्वालिटी क्या हो रही है, अफेक्ट करेगी। दैट मीन्स जो बेस्ट क्वालिटी होती है उससे आप लो क्वालिटी में प्रोवाइड करेंगे, तभी तो आपके लिए प्राइस क्या होगा, कम होगा। अच्छा, नेचर क्या होता है कि कॉस्ट कंट्रोल किसी नेचर का होता है, ये आपका टेम्परेरी बेसिस का होता है। ये फोकस करता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है ना उसको मीट करना चाहिए, दैट्स इट। कॉस्ट रिडक्शन का मोटिव पता है क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन का मोटिव ये होता है कि आपका लॉन्ग टाइम परमानेंटली आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। कैसे होगी कम, जब आप अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज प्रॉपर करेंगे, राइट। यहां पर आपकी क्वालिटी के ऊपर किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ता, आपकी सेम क्वालिटी आती है, पर आप यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ किसके ऊपर बात की थी, टोटल कॉस्ट, क्योंकि आपने पढ़ा है MCO 021 के अंदर भी हमने डिस्कस किया है कि जो टोटल कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है और आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट होती है ओवरऑल कॉस्ट की। मैंने कहा कि मैंने 5,000 यूनिट को प्रोड्यूस किया, 5,000 यूनिट को मैंने प्रोड्यूस किया और उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो 1 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। ये 1 लाख रुपए क्या है, मेरी टोटल कॉस्ट है। मैं इसको कम करके मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं 95,000 लेकर आना चाह रही हूँ। ये तो हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। अगर मैं इसकी पर यूनिट निकालू तो दैट मीन्स एक यूनिट के ऊपर खर्चा कितना आया, मैंने कहा 1 लाख डिवाइड में 5,000 करूं, कितना आया, मीन्स की एक यूनिट बनाने में मेरा 20 रुपए खर्चा आ रहा है। 20 की बजाय मेरा कितना आना चाहिए, 15 रुपए आना चाहिए। मैं यहाँ पर यूनिट के ऊपर फोकस कर रही हूँ, मीन्स की एक यूनिट की कॉस्ट अगर कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी। अब मैंने बोला 15 रुपए कम, 15 रुपए तक आ जानी चाहिए। कितनी यूनिट बनानी है, 5,000 यूनिट बनानी है, तो कितना हो गया 75,000, 15 5 75, 75,000 आपका खर्च आएगा। अब देखो यहाँ पे तो कह रहे थे 95, 5,000 यहाँ पे अच्छा लग रहा था, पर अगर मैं कहूंगी 20 से 15 पे आना है तो 5 रुपए आ रहा था, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। पर यूनिट जब कम होगी तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे परमानेंटली नेचर का होता है, यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि यहाँ कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है।
अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, रिड्यूस का मतलब हो गया कि आप परमानेंटली बेसिस पे कर रहे हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या करना चाह रहे हैं, एक टेम्परेरी बेसिस पे अपनी कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं, राइट। बट कॉस्ट को कंट्रोल या रिड्यूस क्यों किया जा रहा है, व्हाई? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कॉस्ट को रिड्यूस या फिर कंट्रोल क्यों किया जा रहा है, सिंपल सी बात है बच्चे, अगर मैं कॉस्ट को कंट्रोल करूंगी ना तो मेरे पास सबसे पहला फायदा ये होगा कि मेरे को प्रॉफिट होगा। जो चीज मेरे लिए 1,00,000 रुपए की लग रही थी, अब वो मेरे को 75,000 में बन रही है, तो यहां पर मेरे को 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको कि सबसे पहले कॉस्ट को कंट्रोल करने का फायदा क्या होगा। सबसे पहली बात मैंने बोली कि आपको क्या होने वाला है बच्चे, प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने बोला कि अगर मैं कहूं कि हर चीज मैंने प्री डिटरमाइन होगी कि भी लेबर पे मेरे को 5,000 रुपए लगाने हैं, रॉ मटेरियल खरीदना है तो मुझे क्या करना है, 7,000 रुपए लगा देने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या होना चाहिए, 4,500 रुपए तक का ही आना चाहिए। मैं एक लिमिट सेट कर रही हूँ, दैट मीन्स मेरे कैश कहाँ कहाँ पर यूज होगा क्या मुझे अच्छे से पता चल रहा है। अगर मुझे ये पता है कि भाई मेरा कैश कहाँ कहाँ यूज होगा तो मैं इजिली फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, प्लानिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्लान कर सकते हैं नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, जब किसी चीज की कॉस्ट कम होती है तो उसका प्राइस भी बच्चे क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल के अंदर मान लीजिए वर्मा जी है, वर्मा जी क्या बना रहे हैं, एक यूनिट, मान लीजिए इस बॉक्स को बनाने की, इस बॉक्स को बनाने की इनकी लागत आ रही है, कॉस्ट आ रही है, वो आ रही है बच्चे 7 रुपए आ रही है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ले लेते हैं शर्मा जी को, शर्मा जी की इस बॉक्स को, सेम बॉक्स बनाने की लागत आ रही है 4 रुपए और मार्केट में इसका प्राइस क्या है, 10 रुपए। अब यहाँ पर देखो कौन कितना कमा रहा है, ये तो भाई वर्मा जी तो केवल 3 रुपए कमा रहे हैं और शर्मा जी 6 रुपए कमा रहे हैं। क्यों भाई, इसकी लागत कितनी आई है, कॉस्ट आई है 4 रुपए, इसकी लागत आई है 7 रुपए। तो जितनी ज्यादा कॉस्ट कम होगी उससे बढ़िया हमारा क्या होगा, प्राइस भी कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस अगर मैं सेम रख रही हूँ तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर प्राइस मैंने कम रख दिया, मान लीजिए मैं तो क्या कर रही हूँ, केवल 8 रुपए में सेल कर रही हूँ, तो मेरी सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, मेरा कैश मेरे को पता लग गया कि मैं हर जगह मेरे को प्रॉपर यूज करना है, तो क्या मैं ये पॉइंट आ सकता है कि मेरी जो वेस्टेज होने वाली है वो मिनिमम होने वाली है। मैं कम से कम मेरा टाइम का जो यूज है, मेरे जो मटेरियल है, इन सब का यूज मैं प्रॉपर करने वाली हूं, जिससे मेरी वेस्टेज क्या होगी, कम होगी। क्या इतना समझ में आया कि क्यों हम कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। और यहां पर अब आ जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर ना आपको 3 शब्द देखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है, एस्टिमेट कॉस्टिंग क्या है, बजटिंग क्या है। सबका मेन काम है कि भाई कॉस्ट को क्या करना, डिटरमाइन करना, बट सब में लिटिल बिट डिफरेंस है। पहले हम इन डिफरेंस को करेंगे, क्योंकि ध्यान से सुनना इस बात को, मैं चैप्टर को इजी बनाना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे एंड एडवांटेज पढ़ेंगे, इन तीनों में कहीं ना कहीं वो शब्द जरूर आएंगे जो मैं आपको डिफरेंशिएट में बताऊंगी। समझ पा रहे, तो करे पहले इनके बीच में लिटिल बिट जो छोटा छोटा डिफरेंस है वो पहले करते हैं। क्या कह रहा है भाई, एस्टिमेशन का मतलब होता है कि ये रफली होता है, रफली इन द सेंस दैट मींस एक कोई इसमें कोई भी टूल टेक्निक्स का यूज नहीं किया जाता, कोई भी स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब मेथड का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पर जस्ट एक क्या है, नॉर्मल एस्टिमेट, जैसे कि जिसको नॉलेज नहीं होती है, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मुझे गोल्ड की नॉलेज नहीं है और मैं ये कह रही हूँ कि हाँ इस बार इतना हो जाना चाहिए, इस बार इतना होना चाहिए, मतलब मेरी एक रफली आइडिया बता रही हूँ कि हाँ, जब मैंने देखा था कि 2023 के अंदर ये 48,000 गोल्ड था, अब 2025 के अंदर ये 1,11,000 हो गया। और इन केस मैं अपना अनुमान लगा रही हूँ कि हाँ क्या पता भाई 2027 तक ये तो भाई 2,50,000 चला जाएगा। इसकी जस्ट ओनली गेस है, कोई स्पेसिफिक टूल टेक्निक साइंटिफिक मेथड मैंने यूज नहीं किया। तो ये होता है एस्टिमेट करना। एस्टिमेट के साथ लगा हुआ शब्द है कॉस्ट, दैट मींस कॉस्ट को आप क्या कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, अ रफ गेस ऑफ द कॉस्ट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा एंड द सम अजम्पशंस। आपकी कुछ अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं जो आप मान रहे हो, और आपके पास जो पिछला डाटा था, मैंने बोला कि मेरे को पता है कि 2023 में 48,000 था, 2025 में ये 1,11,000 हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि ये ऐसा होगा, जस्ट ओनली एक गेस है ना, समझ पा रहे हैं। अच्छा, नॉट अ वेरी साइंटिफिक, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता कि मैंने किस बेस पे बोला कि ये 2-2.5 लाख होगा। ठीक है, यहां पर शब्द यूज होगा व्हाट द कॉस्ट विल बी, क्या कॉस्ट
रहने वाली है। समझ पा रहे हैं? ये हेल्प करता है प्लानिंग करने के लिए, बट नॉट अ मेजर द प्रॉपर। आप एफिशिएंसी नहीं मेजर कर सकते कि हाँ किस काम में कितना होगा, अगर खर्चा बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब आ जाता है जो कमियां इस ऊपर वाले में थी ना एस्टिमेट कॉस्ट में, कि ये टूल का यूज नहीं कर रहा, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या की जा रही है, हम टेक्निकली स्टडी करते हैं किसी चीज को अगर मैं डिटरमाइन करें। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि आपने एक लेवल सेट कर दिया, आपने एक क्या कर दी, एक पॉइंट सेट कर दिया कि भाई इतना तो मेरे पास, इतना मेरे, इससे ज्यादा मेरे पास क्या नहीं आनी चाहिए, लागत नहीं आनी चाहिए। मैंने सेट कर दी, जैसे मैंने कहा कि मेरे घर मिस्त्री लगे हैं, ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ का जो खर्चा है वो 1 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा काम कराना है, ज्यादा नहीं करवाना, ठीक है। अच्छा, तो ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हुई है, बेस्ड इसके ऊपर, टेक्निकल स्टडी के ऊपर है। मैंने देखा कि हाँ, मैंने काफी सारे कंपोनेंट को स्टडी करा कि जितने भी जैसे गैजेट हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, जो इक्विपमेंट यूज होंगे, और जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि बजरी हो गया, पत्थर हो गया, ईट हो गई है, क्रशर हो गया, सीमेंट हो गई है, मैंने उन सबका रेट देखा, ठीक है। फिर जैसे जैसे मिस्त्री ने बताया था कि भाई इतने 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 कट्टे हमारे इसके लगने वाले हैं, सीमेंट के लगने वाले हैं, इतने ट्रैली हमारी मिट्टी की लगने वाली है, इतना ट्रैली हमारे पास बजरी की लगने वाली है, मैं उसको एस्टिमेट करके, मैं एक टेक्निकल मैंने स्टडी की है ना उस चीज की रिगार्डिंग, कि भाई ऐसा मार्केट में रेट चल रहा है, इतना मेरे पास खर्चा होने वाला है ना। मैंने फोकस किया द व्हाट द कॉस्ट शुड बी, क्या कॉस्ट रहने वाली है, शुड बी का यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इफ द एवरीथिंग इज एफिशिएंट, अगर सब कुछ मेरे पास प्रॉपर वे में डाटा अवेलेबल है। डिफरेंस बिटवीन द, हम क्या करेंगे, जो मैंने कहा कि मैंने जैसे यहाँ पर 1 लाख रुपए सेट कर दिया, अगर कॉस्ट मेरी घर बनने में, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था मुझे, रिनोवेशन करनी थी, उसमें अगर 85,000 रुपए खर्चा आया, तो मैं देखूंगी भाई क्यों आया है, किस कारण से आया है, तो इसके लिए मैं अकाउंट प्रिपेयर करूंगी। इसके बीच में जो गैप आया उसको क्या बोलेंगे, वेरियांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरियांस। वेरियांस को गैप भी बोलते हैं, डिफरेंस भी बोलते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर 1,20,000 आया, तो तब भी मैं क्या करूंगी, रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि क्यों भाई मेरा खर्चा ज्यादा आया है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि आपका जो भी रिजल्ट आया, आपके स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर करेंगे, और उसके बाद आप गैप फाइंड आउट करेंगे, और गैप को आप एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसे हम अकाउंटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, कि इसकी हर चीज को सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करना, कि भाई इसमें मैंने जितना बोला था, मान लीजिए सीमेंट में मैंने बोला था कि भाई मेरे 500 रुपए की आएगी, बट ये 500 की बजाय ये तो 900 रुपए की आ गई है, ऐसे कैसे हुआ। तो इस चीज को मैं हर चीज को रिकॉर्ड करूंगी कि मैं प्रॉपर एनालाइज कर सकूं। ओके, मैं यहाँ पे एफिशिएंसी को मैं यहाँ पर कंट्रोल कर सकती हूँ, कॉस्ट को मैं सेट कर सकती हूँ, प्राइस को मैं, अगर मेरा काम बढ़िया तरीके से सेम एज इट इज इक्वल हुआ, जितना सेट किया था उसके हिसाब से हुआ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड भी दूंगी कि हाँ भाई तुमने जैसा, मैंने तुम्हें जितना काम दिया था वैसे ही उस हिसाब से तुमने कर दिया है। समझ में आया? अच्छा, बजटिंग। अब ये देखो, कोई एक स्पेसिफिक टास्क था मेरा, टेम्परेरी बेसिस पे था, कहते अच्छा बजटिंग क्या होता है, फ्यूचर के लिए प्लान करना होता है। और यहां पर तो क्या की जा रही है, जस्ट ओनली कॉस्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। बजटिंग में हर एस्पेक्ट को देखेंगे। बजटिंग भी क्या होता है, एक तरीके का एस्टिमेट होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट भी बजट अनाउंस करती है ना, फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग ईयर होता है हमारे, उसमें 1 फरवरी के अंदर, 1 फरवरी 2025 को हमारा बजट अनाउंस होता है। वो ये बताती है कि भाई आने वाले साल के अंदर मैं क्या 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 करने वाली हूँ, और वो भी कोई एक एरिया नहीं था, आपके डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर वो बताते हैं कि भाई इस एरिया में इतना खर्चा, खेल विभाग में अंदर 2,000 करोड़ लगाने वाले हैं, स्वास्थ्य विभाग के अंदर इतना लगाने वाले हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतना करने वाले हैं। वो हर डिपार्टमेंट का एक एस्टिमेट देते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल प्लान होता है फॉर देयर इज अ फ्यूचर एक्टिविटी, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, हिस्टोरिकल डाटा, एंड देयर इज एक्सपेक्टेड द प्रोडक्शन सेल। ये आपका फाइनेंशियल ईयर पूरे साल का भी हो सकता है, और आपने देखा भी हो जब इलेक्शन होते हैं तो आपका इंटर्म बजट आता है। इंटर्म बजट दैट मीन्स महीने के, जो कुछ महीने के लिए होता है, फिर उसके बाद एक नया बजट हो रहा है, जो कि 2024 में भी आया था, याद हो आपको, ठीक है। तो समझ में आया बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग में फर्क क्या है, ठीक है। अब बड़े हमारे चैप्टर के ऊपर कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है। अब आप ये सोचेंगे इतनी देर हो गई हमें करते हुए, पर हाँ अब ये है बच्चे कि आपको चीजें आसान लगेंगी, क्योंकि मैंने सबके बीच में डिफरेंशिएट कर दिया है। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में पढ़ो, जैसे एग्जाम में आप सबकी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि भाई एग्जाम में किस तरीके से मुझे राइट डाउन करना है मैम, क्वेश्चन क्या हम एज इट इज आए तो क्या इस पीडीएफ के थ्रू हम एज इट इज लिख सकते हैं? यस डेफिनेटली, आपके लिए इस तरीके से डिजाइन किया मैंने। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि हर एक मैनेजर क्या चाहता है
कि भाई उसके ऑर्गेनाइजेशन में हर काम प्रॉपर वे से, और जिसके अंदर कॉस्ट सबसे ज्यादा रोल अदा करता है, क्योंकि कॉस्ट के बेसिस पे हमारी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि भाई किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहने वाला है, हमारी प्रॉफिट जिसके लिए हमने अपना बिजनेस शुरू किया था वो क्या होने वाला है, क्या मेरे रिसोर्सेज बढ़िया तरीके से यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और जिन पे हो रहा है तो क्या मेरा कैश क्या उतना ही यूज हो रहा है नहीं हो रहा, यस या नो। तो आपको इन सभी के दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, इन सभी को डिटरमाइन करने के लिए जरूरी है कि भाई आपको कॉस्ट को समझना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ द वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इज टू हेल्प इन द मैनेजरियल कंट्रोल, एक की पार्ट ऑफ द कंट्रोल इज अ कॉस्ट कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि बजटिंग, अब आपको मैं बताऊं, ये कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में इसके दो टूल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड आपका बजटिंग, और इसके आपके 6-7 रूल है, टेक्निक्स हैं, जैसे सिग्मा 6 है, ठीक है, और सिग्मा फ्लूइड का पॉइंट है यहाँ पर, वो आपकी अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ, बट हाँ ये दोनों सिलेबस में ये हमारा हो चुका है, जो हमने बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बजटिंग एंड द प्रिपरेशन एंड द रिव्यू ऑफ द बजटिंग एंड देन अप्रोचेज ऑफ द बजटिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्री डिटरमाइन कॉस्ट को सेट करते हैं कि जितने भी सेक्टर मैंने बोला कि मेरे को घर बनाना है, वर्मा जी को घर बनाना है, वर्मा जी को घर बनाना है, तो सिंपल सी बात है, हर फैक्टर को देखेगा ना कि भाई इसके ऊपर लागत इतनी आने वाली, इसके ऊपर लागत इतनी आने वाली, इसके ऊपर इतनी है, हर की कॉस्ट क्या कर देगी, वो सेट कर देगा। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले वो हर चीज की कॉस्ट पहले ही अपने हिसाब से सेट करेगा, ठीक है, अपने टूल टेक्निक्स का यूज करके, कहते ठीक है। देन उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी, राइट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर देन कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी तो उसमें देखेंगे कि हाँ हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है। मैंने बोला कि मेरा 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो एक्चुअल में तो 85 है, तो उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा कि मेरे पास जो वेरियांस आ रहे हैं ना, जो गैप आ रहा है, वो किस कारण आया है, मुझे वो आइडेंटिफाइड करना है, ठीक है। मैं उसके ऊपर एनालिसिस करूंगी, मैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगी, तो करेक्ट करने की कोशिश करूंगी, अगर ज्यादा आ रहा है तो कारण ढूंढूंगी, कम आ रहा है तो भी कारण ढूंढना है, हर चीज के पीछे मैं लॉजिक ढूंढने वाली हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बीच में और देख लीजिए, विच एक्चुअल कॉस्ट आर रिकॉर्डेड आफ्टर दे हैव टू बीन इनकर्ड, ये वाली कॉस्ट कौन सी है, जो एक्चुअल में आपने प्रोडक्शन कर दिया और उसके बाद आपकी लागत आ रही है, ठीक है, वो कॉस्ट कौन सी है, वो कॉस्ट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी, यस। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम क्या करते हैं, एक्चुअली कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, ठीक है। अब ये नहीं है कि हाँ इनकर्ड होगी, नो, ऑलरेडी हो चुकी है, पास्ट है आपका, ठीक है, और उसको आपने क्या कर रखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रखा है, क्यों, क्योंकि इसके बेसिस पे हम आने वाले कॉस्ट को, आने वाली चीजों को मैं प्री डिटरमाइन करूंगी, मींस की डिटरमाइन होता है कि निश्चित हो जाना, प्री डिटरमाइन दैट मींस निश्चित होने से पहले जो आपका खुद का प्लान होता है, ओके। अच्छा, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है कि ये क्या है बच्चे, प्री डिटरमाइन कॉस्ट है, यार्ड स्टिक एंड द स्टैंडर्ड है, किस लिए कि मैं मेजर कर सकूं भाई मेरी एफिशिएंसी कितनी है, क्या फर्म, क्या वर्मा जी, जो हमने बोला है वर्मा जी को घर बनाना है, 1 लाख का टारगेट उन्होंने सेट किया, क्या वो इतने एफिशिएंट है, क्या उनकी एम्प्लॉई इतनी एफिशिएंट है, क्या उनके पास जो रिसोर्सेज इतने सही तरीके से हैं कि उनका खर्चा 1 लाख के बराबर आए या नहीं आए, वो अपनी एफिशिएंट को क्या करना चाह रहा है, मेजर करना चाह रहा है। एक्चुअल कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड अंडर द गिवन कंडीशन, जो भी आपके पास सिचुएशन है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, डेफिनेशन आप अपने हिसाब से कर लेना, कोई भी है, दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। देखो CIMA के अकॉर्डिंग कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ प्री डिटरमाइनिंग कॉस्ट बेस्ड टेक्निकल एस्टिमेशन, किस लिए, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की, फॉर अ सिलेक्टेड पीरियड ऑफ द टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि आपका सेम वर्किंग कंडीशन के जो हमने डिसाइड की है वर्किंग कंडीशन, उसी के हिसाब से आपका सारा काम हो जाए, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर हम उसके बीच में वेरिएंस ढूंढते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉस्ट एंड द वर्क अकाउंटेंट के हिसाब से बात की जाए तो ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर एंड यूज टू क्लैरिफाई द फाइनल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, particular by there is a measuring the variance, that means gap between the actual cost जो आपका एक्चुअल में परफॉर्म हुई है and the standard cost जो आपने डिसाइड की थी, analyzing the cause of these variance, आप क्या करेंगे, आपके गैप होने का कारण आप ढूंढेंगे, to maintain the efficiency in the executive action, आप उसके पर्टिकुलर एक्शंस के ऊपर क्या कुछ
कमियां हैं उसकी एफिशिएंसीज को एज इट इज मेंटेन करने के लिए अगर मैंने बोला कि खर्चा कम आया है तो दैट मीन्स आपकी वर्कर्स बहुत एफिशिएंट है, दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम आपकी गलती है कि आप उस चीज को अपने वर्कर्स को एफिशिएंट समझे और अपने रिसोर्सेज को बेहतरीन समझे और अपनी कंडीशन को समझे, उसके हिसाब से बजट बनाए। अगर ज्यादा आ जाता है 1.5 लाख 1,20,000 आ जाता है, दैट मीन्स आपके रिसोर्सेज आपके फेवर में नहीं थे, है ना। तो चीजों को समझ रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, टेक्निकल एस्टिमेशन है, आप कंपैरिजन करते हो और प्राइसिंग की फिक्सिंग करने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एस्टिमेट कॉस्टिंग के बीच में अगर डिफरेंशिएट किया जाए, एस्टिमेट कॉस्टिंग आ गया समझ में कि एस्टिमेट कॉस्टिंग इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट तो होती है, बट यहां पर किसी भी तरीके का साइंटिफिक टूल और डेटाफिक टेक्निक को यूज नहीं किया जाता कि मैं इसके बेसिस पे क्या कर रहा हूं, मैं ये डाटा रख रहा हूं। ये जस्ट एक ओनली गेस वर्क होते हैं। ओके, स्टैंडर्ड का मतलब आ गया। अब इसके बीच में डिफरेंस देखो फटाफट। मीनिंग के अंदर क्या आ जाएगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एम्फसाइज करता है व्हाट शुड बी, राइट, और एस्टिमेट कॉस्टिंग क्या एम्फसाइज करता है, व्हाट कॉस्ट विल बी। समझ पा रहे हैं? अब इनके बीच में डिफरेंस समझ पा रहे हैं। अच्छा, बेसिस ऑफ द डिटर्मिनेशन की अगर बेस की बात की जाए कि डिटरमाइन द साइंटिफिकली बाय द टेक्निकल एक्सपर्ट आफ्टर स्टडिंग द एफिशिएंसी, वर्किंग कंडीशंस, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, हर चीज को वो बहुत गहन तरीके से समझेगा। मेरे की तरह नहीं है कि मैं गई और वहां पे करना शुरू कर दिया। समझ पा रहे? हाँ, मैंने एक एस्टिमेट के साथ काम किया था बट वो फेल हो गया। तो मेरा पास्ट जो अनुभव था, जैसे मैंने लोगों को देखा था, जैसे पापा को मैं अक्सर देखती हूँ, ठीक है, जो अदर पर्सन है वो करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, देन उसके बाद उसको ऐसे घुमाते हैं, वो चल जाते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस की थी बट मेरे से नहीं चला था, है ना। तो यहाँ पर एक पास्ट डाटा होता है, पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हो अपने आप। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में अगर बात की जाए, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है, ये एक ऐसा टूल है जहां पर कॉस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ कंट्रोल नहीं, जो गैप आ रहा है ना, वो गैप के थ्रू आप अपने आप को इंप्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हो। पहले आप मेजर करेंगे अपने आप को, देन उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को भी मेजरमेंट किया, देन उसके बाद इंप्रूव किया जाएगा। एस्टिमेशन में जस्ट ओनली आप किस लिए करते हैं कि प्राइस के रिगार्डिंग एस्टिमेट हो जाए कि भाई मेरे को सामान कितने में बेचना है, ठीक है। यहां पर किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। नेचर के बारे में बात की जाए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है पार्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं भाई। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि आप कॉस्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया आपने सेलेक्ट किया है। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। क्यों है? इसका रीजन ये भी है कि आप जितने भी आपकी, जैसे मैं कहूँ कि मेरा गैप आया, मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगी, कहाँ आया उसका एक स्पेशली अकाउंट बना, जैसे लेजर होता है ना, मशीनरी का अलग बनता है, प्लांट का अलग बनता है, लैंड का अलग बनता है, डेप्रिसिएशन का अलग बनता है। तो उन सबके स्पेसिफिक अकाउंट बनाए जाते हैं कि मैं इजिली मैं क्या कर सकता हूँ, हर चीज को रिकॉग्नाइज कर सकूं, और जिसने जो चीज आइडेंटिफाई करनी है, टूल को देखना है, वो उनको समझ सके आसानी से, ठीक है। बट आपकी एस्टिमेट कॉस्ट क्या होती है? स्टैटिस्टिकल होती है, नंबर से बात करते हैं। स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या होता है? नंबरिंग होती है। जैसे मीन मोड मीडियन में हम नंबर के साथ खेलते हैं कि भाई ये नंबर कितनी दूर, किसके पास कितनी दूर है ना, आप कितनी दूर से रहे हैं आपके टारगेट को अचीव करने में, ये बात की जा रही है। अच्छा, रिकॉग्नाइजेशन के अगर बारे में बात की जाए, रिकॉग्नाइज्ड एंड द डेवलप्ड एज अ टेक्निक बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड द एकेडमिशियंस। दैट मीन्स जो एक्सपर्ट होगा वही उसको क्या करेगा, पहचान पाएगा कि हाँ जी कहाँ कमी आई है, कहाँ आपको सुधार की जरूरत है। अच्छा, ये एक एस्टिमेशन है, कोई भी फॉर्मली आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है, नॉट इसको आप नॉर्मली समझ सकते हैं। कोई भी इंसान, अगर मैं कहूँ कि मेरा एक एस्टिमेशन था, आप कोई भी बंदा इसको समझ सकता है, ठीक है। जैसे मेरा एस्टिमेशन था जनरेटर चलाने का, मैंने आपको बोला, तो उसको समझ सकते हैं हर एक पर्सन अगर आप लिंक कर पा रहे हो तो। बट ये कोई ऐसा फॉर्मली ये नहीं है कि हाँ मैंने एक प्रोसेस फॉलो की है। जैसे हर एक बंदे का ना काम करने का तरीका होता है, जैसे हर एक स्कूल का, हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग प्रोसेस फॉलो की जाती है। टीचिंग डिपार्टमेंट में अलग प्रोसेस फॉलो की जाती है, स्कूल्स हो गया, यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। बट अगर किसी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाते हैं, कोई अदर इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उनकी हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होगी, बट हाँ आप उसको समझ सकते हैं, है ना। एरिया ऑफ द यूजेस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी मोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एरिया में की जाती है। और हाँ, एक और की डिफरेंस इसके अंदर मैं बताऊं ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहां यूज की जाती है जहां पर आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ कि ये आपने देखा होगा कि जैसे मेरे पास ना ये मोस्ट ऑफ सिमिलर तरीके के पेन रखे हैं, कहाँ पे ये नजर आ रहा है।
अब इनका साइज, इनकी शेप मोस्ट ऑफ सिमिलर है। दैट मीन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जहां पर यूज किया जाएगा, जिनकी शेप, आकार, साइज, हर चीज सेम होगी ना, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहीं पर यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पर यूनिट कॉस्ट को मैं ये देख सकती हूँ कि हाँ कम हो रही है नहीं हो रही, जैसे भी है मैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं फिर इजिली एलोकेट कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जहां पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है वहीं पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो टास्क होते हैं ना उनके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में, इन सिंपल वर्ड में कहूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है कि कॉस्ट व्हाट शुड बी एंड एस्टिमेट कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट विल बी। ओके, ये एक रफली होता है और यहाँ पे एक साइंटिफिक मेथड को यूज किया जाता है। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, स्टेप क्या थे, जल्दी से बताइए स्टेप क्या थे। स्टेप में सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे स्टैंडर्ड को सेट करूंगी। मैंने बोला कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरा जो रिनोवेशन मुझे करनी है वो 1,00,000 रुपए मेरा खर्चा आना चाहिए। ठीक है, मैंने काम कर दिया। ठीक है, फिर मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट आएगी कि एक्चुअल में जब आपने काम परफॉर्म कर दिया, मैंने बोला कि भाई ये 85,000 भी आ सकती है और 1,20,000 भी आ सकती है। 1,20,000 तो अनफेवरेबल है, यस या नो, और ये क्या है आपकी फेवरेबल है। ठीक है, तो अब ये आने के बाद मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करूंगी कि भाई जो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट था और जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट आई है उनमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव सिम्टम आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं तो मैं इनके कारण ढूंढूंगी, भाई क्या कारण है कि भाई मेरा ये मेरा पॉजिटिव बैलेंस आया, नेगेटिव बैलेंस आया। ऑब्वियस ही बात है, आपका प्रोडक्शन लेवल या तो कम हुआ होगा, आपकी जो कंडीशन है, मार्केट इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो आपकी फेवरेबल में रही होगी। मतलब हर चीज एस्पेक्ट को देखना है कि आपकी जो लेबर है एफिशिएंट थी, ठीक है, मैनेजमेंट का जो डिसीजन लेने का पावर था, जिसको काम अलॉट करना था वो बढ़िया था, या फिर मैं कहूँ कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली था, इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके की हर्डल नहीं आई है। तो ये सारे के सारे फैक्टर हम देखेंगे कारण क्या था, देन उसके बाद हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे वेरिएंस की भाई नेक्स्ट टाइम से ऐसा गैप नहीं आना चाहिए। हम अपनी एफिशिएंसी को मेजर करके, कमियों को मेजर करके हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, ये मोस्ट ऑफ आपकी वहां होती है जहां पर आपका जो प्रोडक्ट होता है सिमिलर नेचर का बनाया जाता है। नॉट सुटेबल फॉर देयर इज अ जॉबिंग इंडस्ट्री वेयर देयर एवरी जॉब इज अ डिफरेंट, जहां पर हर एक जॉब क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, वहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज नहीं किया जाता। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट इज शुड बी द डिफिकल्ट फॉर एंड एक्सपेंसिव। उनके लिए अगर वो कहे ना, अगर मैं दूसरे दूसरे अलग अलग मेरा सेक्टर है, मैंने बोला कि एक गारमेंट्स का है, मैंने कहा फिर एक मेरा स्टेशनरी का है, फिर मैंने कहा कि एक मेरा क्या है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने का, अलग अलग जगह में मैं एक ही जगह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज कर रही हूँ, नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? आपका नेचर सेम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए, सबसे पहला हर बार आपको मीनिंग जरूर लिखना है, डेफिनेशन जरूर लिखनी है, और जो स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन बोला था वो अगर टॉपिक आ जाए ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हर बार ये इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ये तो हर बार लिखनी बच्चे आपको। ठीक है, जिससे आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगती है आपकी एग्जाम के अंदर। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल मेरा सबसे मेन काम है, क्योंकि कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है मेरा प्रॉफिट, मेरा प्राइस और मेरे यूज ऑफ द कैश, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये सारे के सारे मैटर करेंगे। राइट? कॉस्ट कंट्रोल बाय द कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट विद द इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। आप क्या करने वाले, कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट को, कॉस्ट कंट्रोल तभी हो जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने आप लोगों का इसमें एग्जांपल डाला हुआ है कि आपने सोचा था कि हम स्कोर करेंगे 80, आपने सेट कर दिया कि भाई मैं 80 स्कोर करूंगा, आपने उसके लिए बहुत मेहनत की, बट आपके मार्क्स आए 70, तो 10 मार्क्स क्या है आपका डिफरेंस नजर आ रहा है। आपको जरूरी है इंप्रूव करने के, और आपको वो फैक्टर ढूंढने हैं कि भाई क्या कमी थी, मेरी एफिशिएंसी को मेरे को मेजर करना है कि भाई मैंने टाइम प्रॉपर नहीं दिया टाइम पढ़ने में, या फिर मेरा जैसे मैं पढ़ते पढ़ते मैं वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, या फिर मैं बातें कर रही थी, या फिर मैं ऐसे इन्वायरमेंट में बैठी थी जहां पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आ रही थी। तो आपको अपनी एफिशिएंसी को मेजर करना है कि भाई कमी क्या थी, आप में कमी थी, आपके गैजेट्स में कमी थी, या आपके इन्वायरमेंट में कमी थी। डिपार्टमेंट हो गया, मशीन हो गया, या फिर वर्कर्स हो गया, ये इंडस्ट्री के थ्रू आप रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए दिया। पढ़ना भाई जरूरी है, ऐसे नंबर नहीं आएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फाइंडिंग द वेरिएंस, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरिएंस का मतलब आ गया डिफरेंस आप क्या करते हो, फाइंड करते हो, कारण क्या है, कमी आ रही। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है कि आपकी इट हेल्प द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर द कॉस्ट कैन बी रिड्यूस। मींस कि आपके पास काफी सारे सेक्टर हैं, आपने देखा कि मेरे पास मशीन प्रॉपर है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपको जरूरी है कि आपको उस एरिया को
सही करना है जिसके कारण आपका कॉस्ट ज्यादा आ रही है। मैंने कहा कि अगर मेरी लेबर क्या होती, स्किल्ड होती, अगर मेरी लेबर स्किल्ड होती तो मशीन का बेहतरीन तरीके से यूज कर सकती। आइडेंटिफाई द एरिया वेयर द कॉस्ट आर टू बी रिड्यूस, आपको उस एरिया को देखना है कि जहां से मेरी कॉस्ट क्या हो सकती है, कम हो सकती है विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी, मेरे को क्वालिटी को इफेक्ट नहीं करना। समझ पा रहे हैं? अच्छा, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन में यही मेन फीचर होते हैं बेटे कि आप क्वालिटी को इफेक्ट नहीं करते, कॉस्ट कंट्रोल में आपकी क्या होती है, आप क्वालिटी को इफेक्ट कर देती है। बजटिंग कंट्रोल को सपोर्ट करता है। बजटिंग का मतलब क्या था, एक फ्यूचर के लिए एस्टिमेट है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आपको जरूरी है कि उसको अचीव करना है। अगर आपने उसको अचीव नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या रिसोर्सेज, आपके टाइम, आपके पास पैसा, हर चीज ज्यादा लगने वाली। ठीक है। सिंप्लीफाई द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब क्या है, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास जो रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, आपने हर चीज को ना एक प्री डिटरमाइन आपको शेप दी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, आपको वीडियो लेक्चर के तक पहुंचने के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या बना दिया, प्लेलिस्ट बना दिया। अगर मैं उसकी प्लेलिस्ट ना बनाती तो कहीं पर आपको नजर आती है MC05 की वीडियो आ रही है, ठीक है, फिर नजर आती है MC01 की वीडियो आ रही है, फिर नजर आती है MC07 की वीडियो आ रही है, फिर आपको नजर आता है MC0 किसकी आ रही है, 21 की भी चल रही है, फिर हमने बताते हैं MC0 किसकी आ रही है, हमारे पास यहाँ पर 4 की भी चल रही है। तो यहाँ पर क्या नजर है, अगर मैं इनकी प्लेलिस्ट ना बनाऊं तो क्या आपको इजी रहेगा ढूंढना, बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए वैल्यूएशन करना इन्वेंट्री का सिंप्लीफाइड होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये हमें हेल्प करती है। एग्जांपल के तौर पर एक जैसे चॉकलेट फैक्ट्री है और उसने चॉकलेट के बॉक्स बनाए दिए और उसने बनाया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे होगा, मटेरियल के ऊपर उसका 50 रुपए लग रहा है, ठीक है, लेबर के ऊपर उसने रख दिया 20 रुपए एंड ओवरहेड के ऊपर रख दिया 10 रुपए। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होगी पर बॉक्स के हिसाब से, 80 रुपए। मींस की एक बॉक्स बनाने में ना उसकी 80 रुपए एज अ कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट उसने सेट कर दी, ठीक है। बट एट द एंड में फैक्ट्री को कितने बॉक्स बना दिए उन्होंने, 1000 बॉक्स बना दिए। तो सिंपल सी बात है, 80 से मैं मल्टीप्लाई करूं दैट मीन्स मेरा 80,000 रुपए क्या आना चाहिए, कॉस्ट आनी चाहिए। तो मैं ये मेरे लिए इजी रहा कि अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करूं, इसके ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करूं, फिर इसके ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करो, फिर इनका सबको प्लस करो, फिर मैं ये बताऊं कि हाँ 80,000। नहीं भाई, सबको टोटल कर दो, देन इसको मींस की टू बी सिंप्लीफाइड, आपको सिंपल करना उसको, ठीक है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग के बारे में अगर बात की जाए, डिसीजन तो ऑब्वियस ही बात है, हमें फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना पड़ेगा वो हमारे पास्ट के ऊपर बेस होता है, हमारी टेक्निक से, हमारा एक्सपीरियंस भी मैटर करते हैं, है ना, कि मेरा प्राइस, मेरा कॉस्ट, मेरी प्लानिंग, मेरा कहाँ से प्रोडक्शन आ रहा है, कहाँ नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं इसके साथ साथ आपको इसके एडवांटेज और करवाती हूँ। देखो एडवांटेज भी सिमिलर है, एफिशिएंसी को मेजर करना, प्राइसिंग को फिक्स करना, कॉस्ट को इफेक्टिव वे से कंट्रोल करना, मैनेजमेंट बाय द एक्सेप्शन होना चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक के बारे में बात की जा रही है, कॉस्ट कंसाइजनेस होनी चाहिए इन प्रोवाइडिंग द इंसेंटिव्स। समझ पे आगे, अब आ गया समझ में। ये कंसाइजनेस का मतलब होता है कि हर एक एम्प्लॉय को अवेयर होने चाहिए कि भाई इसके ऊपर कॉस्ट इतनी आएगी, अगर वो उस टारगेट को अचीव कर देंगे तो उनको क्या मिलेगा, बोनस पॉइंट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, या बोनस बोल दीजिए, उनको मोरल उनका एनहांस होगा कि नेक्स्ट टाइम वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करें, ठीक है। लिमिटेशन की अगर बारे में बात की जाए, सबसे ये 5 ही लिमिटेशन है इसकी। ये कहना चाह रहा है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ना सेट करना, इसकी स्टैंडर्ड सेट करना एक बड़ा टास्क है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ऐसी बात नहीं है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है कोई भी बंदा कर सकता है, नहीं, उसके लिए आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, आपको टूल यूज करने आने चाहिए, है ना। और दूसरी बात, आप इनको छोटी छोटी आइटम, डिफरेंट आइटम्स के ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, सेम नेचर की आइटम के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। तो डिफिकल्टी इन द सेटिंग द स्टैंडर्ड रिक्वायर द साइंटिफिक एनालिसिस, आपको साइंटिफिक एनालिसिस की जरूरत होती है, जैसे कि टाइम स्टडी होती है ना, जैसे आपका साइंटिफिक स्टडी आपको 4 है, मोशन स्टडी है कि आप जब काम कर रहे हो तो आप कितना मूव कर रहे हो उस पर्टिकुलर, मैंने कहा कि मैंने इस बॉक्स को लेकर वहां उठाकर रखना है, तो मैं किस तरीके से उठाकर रख रही हूँ, मैं यहाँ से घूम के ऊपर से जा रही हूँ, यहाँ से घूम के उधर वाले ऊपर से जा रही हूँ, या मैं सीधा इधर की इधर रख रही हूँ। तो कितना किसी काम को करने में आप मोशन लगा रहे हैं, ठीक है, कितना आप टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। एक फैटिग स्टडी होती है, इसके अगर वर्कर थक गए हैं तो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद उनको रेस्ट देना चाहिए। तो बहुत मुश्किल है इन चीजों को सेट करना, ठीक है। अगर टाइम पे स्टैंडर्ड कंप्लीट, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर काम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर तो फ्रस्ट्रेटेड होगा ही होगा, आपके वर्कर भी होंगे कि भाई काम समय पर नहीं हुआ, एज इट इज मैच नहीं करा, तो हमारा बोनस पॉइंट भी कट गया, दिवाली का बोनस आउट हो गया, है ना। ये स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर द ऑल द इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री के लिए नहीं है ये, केवल सुटेबल किसके लिए, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट करती है।
प्रोड्यूसिंग द नॉन स्टैंडेबल प्रोडक्ट, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट टू यूज दिस टाइप ऑफ द कॉस्टिंग सिस्टम। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि क्लैरिफाई करना कि वेरिएंस आ रहा है, इसकी गैप आ रहा है, उसको कंट्रोलेबल है या फिर अनकंट्रोलेबल। दैट मीन्स कि आपके पास कुछ फैक्टर होते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसमें कुछ फैक्टर होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोलेबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि आपके इंडस्ट्री के इंटरनल होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैनेजर की जो पॉलिसी है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, फिनांस को कहाँ से एलोकेट करना है, कहाँ पर एलोकेट करना है, कहाँ पर से अरेंज करना है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर कौन से होते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गया, टेक्निक चेंज आ जाए, तो ये सभी आपके पास कंट्रोल में नहीं है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कि भाई इसके कारण ये गैप आया, बड़ा मुश्किल टास्क। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आना ये भी बड़ी एक मुश्किल टास्क। एडवांटेज एंड लिमिटेशन आया समझ में? अच्छा, अब हम बढ़ते हैं हमारे पास बजटिंग एंड देयर इज अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बजटिंग आया समझ में, जो मैंने आपको पीछे नीचे समझाया कि बजटिंग क्या है, एक फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसेस है। यहां पर हम क्या करते हैं कि फ्यूचर एक्टिविटी किस तरीके से होगी, और ये आपकी हर एस्पेक्ट को देखती है। ये कॉस्ट को भी देखेगी, आपके डिसीजन मेकिंग को भी देखेगी, फाइनेंस के एरिया को भी देखेगी, ये हर एस्पेक्ट की, सेल परचेज डिपार्टमेंट, आपके पास जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को देखेगी, और उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्पेसिफिक टास्क होता है इनका, कॉस्ट को डिटरमाइन करना, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होते हैं इनका। समझ पा रहे हैं? तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, किसका? फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक पीरियड के लिए होते हैं, वो अक्सर क्या होता है, ये 1 साल या फिर 6 महीने के लिए, ऐसा कुछ होता है। जैसे सरकार का मैंने एग्जांपल दिया कि भाई कहां से मेरे पास पैसा आने वाला है, इनकम टैक्स से मेरा कितना पैसा आता है, ठीक है, अदर जो रिवेन्यू जैसे टूल टैक्स हो गया, यहाँ से कितना पैसा आएगा, एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, कहां पर मुझे पैसे को एलोकेट करना है, ये सभी के सभी टारगेट्स को मैं सेट करूंगा। एस्टिमेट ऑल ओवर देयर इज अ फाइनेंशियल पोजीशन, सब की बारे में बात की जा रही है। वहां पर क्या है, जस्ट केवल कॉस्ट के बारे में, किसके? कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब पढ़ो इसका डिफरेंस, जल्दी फटाफट करो। बेसिस क्या है कि यहाँ पर टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पर चीजों को फिक्स किया जाता है साइंटिफिकली मेथड के थ्रू से। यहाँ पर ये क्या है, बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड देयर इज अ एस्टिमेशन। ये एक वाइडर टर्म है और ये एक नैरो टर्म है। क्यों? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो जस्ट ओनली कॉस्ट को ही डिटरमाइन किया जा रहा है, और बजटिंग के अंदर आपके हर एस्पेक्ट को लेकर चला जा रहा है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होगा। ये हर एक तरीके के फंक्शनल जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, परचेज को भी यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, सेल, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस हो गया, पर्सोनल हो गया, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करते हैं। ठीक है, अच्छा, बट फंक्शनल यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अगर बारे में बात की जाए तो ये तो केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ही बात की जा रही है, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेशन के बारे में बात नहीं होती ना, कुछ भी नहीं। कॉस्ट के ऊपर किसने एम्फसाइज किया है? यहाँ पर एम्फसाइज द कॉस्ट लेवल विच शुड बी रिड्यूस्ड। यहाँ पर एम्फसाइज किया गया है कॉस्ट लेवल के ऊपर, विच शुड बी नॉट बी एक्सीड। कहने का मतलब ये है कि बजटिंग के अंदर एक लेवल सेट कर दिया, ये बोल रहा है इसके अंदर कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और यहां पर फोकस किया गया है कि अगर मैंने 1 लाख सेट किया है ना, अगर कम आ जाता तो बेटर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है, बट अगर इससे कम आ जाए ना, ये मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए यहां पर है, ठीक है, बजट मैंने सेट कर दिया, 1 लाख से ऊपर खर्च कर ही नहीं सकते। यहां पर ये बोला कि इससे आपको एक्सीड नहीं करना है, और यहाँ पे इसको कम करने के ऊपर फोकस करता है कि भाई आपकी लागत है कम से कम है, अगर कम आ रही है तो उसको हर एक चीज को आप अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। एवरी कॉस्ट इज रिकॉर्डिंग एंड कंपेयर द सिस्टमेटिकली। इसे हम वेरिएशन डिटेक्शन कहते हैं कि जो गैप आ रहा है उसको डिटेक्ट करके आप क्या कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वेरिएंसेस आर द रिवेल्ड बाय द कंपैरिजिंग बजटेड फिगर विद द एक्चुअल। बस कंपैरिजन किया जाता है, ज्यादा है कम है इतना मैटर नहीं करता, कम है तो बस ये कहेंगे कि अच्छी बात है, बट यहाँ पे कम है तो क्यों कम है वो काज ढूंढते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एनालाइजिंग ऑफ द वेरिएंस, डिटेल एनालिसिस होती है, यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं होती। इफ द कॉस्ट आर द विद इन द बजट, अगर आपकी कॉस्ट क्या आ जाए, बजट के अंदर आ जाए। कंट्रोल यूजफुलनेस, ये रियलिस्टिक यार्डस्टिक होते हैं, मतलब कि रियलिस्टिक क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो कि आपको कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। बट यहाँ पर क्या की जाती है, एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देते हैं। यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि हाँ उस लिमिट से कम आना चाहिए, उस लिमिट से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ये कहते हैं कि इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, दैट्स इट।
आपको एक बेस्ट मैक्सिमम लिमिट को सेट करने से मतलब नॉट कंसिडर द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपेंडिचर, सेट द मैक्सिमम लिमिट विच कैन नॉट बी क्रॉस, जिसको आप क्रॉस नहीं करेंगे। यहाँ पर तो क्रॉस हो भी जाती है, नहीं भी होती, तो उसके ऊपर बहुत ज्ञान तरीके से डिटेल एनालिसिस करेंगे। रिवाइज पीरियड क्या होता है, मीन्स कि कब उसको दोबारा से रिपीट करके सेट किया जाता है। यहाँ पर क्या है, कोई बेसिक व्हेन द बेसिक अजम्पशन चेंज हो जाए, मीन्स कि जो आपने जिस पॉइंट के पर बेस लेकर आपने काम किया था, अगर वो चेंज हो जाती है तो ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि हर एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, साल के जैसे आपका बजट होता है, हर साल आता है नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, डन बिफोर द स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड, आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होने से पहले ये बनाया जाता है, इसको रिवाइज कर दिया जाता है। बेसिस ऑफ द सेटिंग क्या है, स्टैंडर्ड सेट बाय देयर इज अ मैनेजमेंट, मेन जो पॉइंट है, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंट लेवल ऑफ द एफिशिएंसी। समझ पा रहे हैं। एप्लीकेबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए, कैन नॉट बी यूज द पार्शियल, मींस की से ये नहीं कहेंगे कि आधे अधूरे लेवल में काम यूज करना, आधे अधूरे काम में नहीं, उसका एक पूरा बड़ा सेट होगा, उसके लिए यूज कर सकते हैं। बट स्टैंडर्ड बजटिंग क्या होता है, ये पूरे के लिए भी होता है और ये हाफ के लिए भी होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इंटर्म बजट आता है, एक आपका फुल ईयर बजट आता है, फाइनेंशियल बजट आता है। फाइनेंशियल बजट दैट मीन्स पूरे साल का है, और पार्शियल बजट दैट मीन्स आपके कुछ टाइम का, जो कि आपकी इलेक्शन के टाइम आता है। नेचर क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, हर चीज को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे पैसों से संबंधित है कि भाई कहाँ कितना पैसा मुझे यूज करना है। एस्टिमेट द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग द इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी। गॉट इट, समझ पा रहे हैं। तो दोनों में फर्क है, लिटिल बिट डिफरेंस, आपको लिटिल बिट क्या, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया होगा समझ में, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन होगी है, ये कुछ एक पॉइंट है, इसको और देख लीजिए कि जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो पहले क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे कॉस्ट सेंटर को डिफाइन करते हैं। कॉस्ट सेंटर का मतलब ये है कि भाई मैं जो कॉस्ट स्टैंडर्ड कर रही हूँ, इसके कॉस्ट को जो मैं सेट कर रही हूँ ना, वो किसके लिए है, पर्सन के लिए है या फिर कोई अदर आइटम के लिए है, इम्पर्सनल हो सकते हैं। अगर पर्सनल कॉस्ट सेंटर है दैट मीन्स वो किससे रिलेट करता है, एम्प्लॉय से रिलेट करता है। अगर वो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर है दैट मीन्स वो किससे रिलेट करता है, मशीन और लोकेशन से रिलेट करता है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद हम बनाएंगे अकाउंट। अकाउंट का मतलब है जिस तरीके का नेचर है, जैसे कि यहाँ पे फंक्शनल है, आपको रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का है, एसेट्स एंड लायबिलिटी का है, तो इन सबके अलग अलग अकाउंट बना देंगे, क्योंकि आपको इजिली एट द एंड में आप कंपेयर कर सके, आप इजिली एट द एंड में वैल्यूएशन कर सके, ठीक है। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड के बारे में बात की जाए, स्टैंडर्ड सेट करने के ना काफी सारे टाइप होते हैं। एक तो है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड होता है जो रियलिस्टिक होता है, जो आपके बेस होता है व्हाट इज टू बी एक्सपेक्ट टू बी अचीव्ड, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, उसको मद्देनजर रखकर आप बनाते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। समझ पा रहे हैं। और इसको आप बड़े ध्यान से हर बार क्या करना, हर एक हफ्ते के बाद, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जैसे मैं भी अक्सर करती हूँ कि जैसे मेरे को आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाना होता है, तो मैंने जो सेट किया हुआ टारगेट, क्या मैंने उसको अचीव किया या नहीं किया, मेरा टारगेट क्लियर है, मेरा टारगेट अचीव है, मतलब मेरे को जो टारगेट अचीव करना है कि आप लोगों को MC05 कंप्लीट करवानी है, ठीक है। तो मैंने सेट किया है कि कम से कम आपके 7-8 चैप्टर रहते हैं, तो 7-8 दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं हो रहा तो मैं उसको डेली एक इंटरवल के बेसिस पे एक फ्रीक्वेंट टाइम पीरियड के बाद मैं क्या करने वाली, उसको रिवाइज करने जाऊंगी। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, मतलब कि मेरी सोच से परे हो जाए, तो मैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है कि जो कि आपका एवरेज पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता है कि भाई मेरी एफिशिएंसी कितनी है, कि भाई मैं कितना काम कर सकती हूँ, दैट्स इट। एक होता है टारगेट के बेसिस पे, एक होता है नॉर्मली जो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर बेस करता है। बेसिक स्टैंडर्ड के बारे में बात की जाए, बेसिक स्टैंडर्ड दैट मींस जिसके पीछे बेस होता है, बेस ईयर, पिछले साल को मैंने ले लिया कि भाई पिछले साल मैंने क्या करवाया था, ठीक है, और उससे पिछले साल मैंने क्या करवाया था, मैं पिछले किसी ईयर को बेस मान रही हूँ। आइडियल स्टैंडर्ड होता है कि सेट अंडर द परफेक्ट कंडीशन विद द मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड द बेस्ट प्राइस, इट इज मोस्टली अनअटेनेबल बट प्रोवाइडिंग अ टारगेट। आइडियल पता है क्या होता है, आइडियल चीजें जो होती है जो जिसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, अनकंडीशनल जो इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में बात करें, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ऐसे टारगेट होता है जैसे मैं कहूँ कि मैं चांद तारे तोड़ ले आऊंगी, जो कि अनअटेनेबल है, बट फिर भी मैंने आपको टारगेट दे दिया कि मैं चांद तारे तोड़कर लेकर आऊंगी, है ना। सेटिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट को आप क्या करने जा रहे हैं, सेट करने जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कमेटी। अक्सर जब हम स्टैंडर्ड को सेट करते हैं ना, तो इसका काम ना हम कमेटी को देते हैं,
किसकी? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कमेटी जो होती है वो क्या करेगी, हर डिपार्टमेंट के हिसाब से वो क्या करेगी, कॉस्ट को सेट करेगी। जैसे कि आपका डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर कितना कॉस्ट आने वाला है, ठीक है, उसके प्राइस कितने होने वाले, कितनी क्वांटिटी में आप उस चीज को खरीदने वाले हैं, ठीक है, लेबर बुला रहे हो तो कितना टाइम, कितना स्टैंडर्ड टाइम में वो काम करेंगे, कितनी रेट पर आ रहे हैं। मैंने कहा कि दिन में 8 घंटे काम करेंगे और 8 घंटे के 200 रुपये आपको दिए जाएंगे, तो 200 रुपये क्या है, स्टैंडर्ड रेट है। ये क्या है, वैसे 800 रुपये ले लीजिए, 200 तो बहुत कम हो गया, 8 घंटे क्या है, स्टैंडर्ड है। डायरेक्ट एक्सपेंसिस जो कि आपको नजर आ रहे हैं कि सामने वाली पार्टी से मैं ये सामान खरीदूंगी तो मेरे इतने इतने खर्चे हो जाएंगे। ओवरहेड का मतलब होता है जितने भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट जितने भी इनडायरेक्ट, जैसे कि इनके सामने लगा दो इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसिस, इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंसिस, इनडायरेक्ट आपकी एक्सपेंसिस, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर आ गया समझ में कि मैंने बोला कि 8 घंटे के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। भाई वो 7 घंटे में कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अगर वो 9 घंटे में कर रहा है, क्यों कर रहा है, रीजन ढूंढो, क्या रीजन है, ठीक है। आपको कई बार क्या करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज भी करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा। क्यों? सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड मस्ट बी रिवाइज पीरियोडिकली टू बी रिमेन द रियलिस्टिक। आपके गोल रियलिस्टिक तरीके से अचीव हो जाए, आपको जरूरी है उन चीजों को क्या करना, आप उनको टाइमली रिवाइज कर दे रहे हैं। नॉर्मली 1 साल में होता है, बट मेजर चेंज जब अगर आ जाए तो आपको मिड में भी करना पड़ सकता है। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड प्राइजेस हो गया, ये अगर चेंज हो जाए तो आपको देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ जाए तो भी आपको देखना पड़ेगा। चेंज इन द प्रोडक्शन मेथड, अगर आपका प्रोडक्शन मेथड में चेंज आ रहा है तो भी आपको देखना पड़ेगा कि हाँ पहले हम इस मशीन का यूज कर रहे थे, अब इस मशीन का यूज कर रहे हैं। प्लांट मैंने चेंज कर दिया तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मिस कि आपके प्रोसेस में जो चल रहा था ना उसके अंदर लिटिल बिट भी थोड़ा बहुत चेंज करे ना, उसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पूरे स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके जी, यहां पर हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो टीम का नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ईमेल आईडी भी दी हुई है। प्लेलिस्ट चेकआउट करने के लिए चैनल पर विजिट करना, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, MCO05 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लियर आ रहा है समझ में? यहां पर आपका यूनिट नंबर 11 भी हो चुकी है कंप्लीट। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन, स्पेशली आप सब बच्चों के लिए मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।